मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिस मजहब में नारी को खेती, 3 तलाक और हलाला और मिशार एफआईआर कैर सौतन का अत्याचार क्यों माने हम इस्लाम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्स मुस्लिम एंजल। हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरण, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल समाज को जागृत करना है। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चैनल ज्वाइन करें और मेंबर बने। सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन करें। हेलो एवरीवन, सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? हमारे साथ एक मोमिन साहब जुड़े हैं। जी मोमिन साहब, कैसे हो? शहबाज की बारी लगा लो यार, वो बेचारा कब से बैठा माइक ऑन करके। यार क्या कर रहे हो? कोई मुसलमान को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुछ अल्लाह के बंदे हैं यहाँ पर। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो जनाब? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। आप बताइए, आप खैरियत से? जी जी, बहुत बढ़िया। आपको मेरा टॉपिक पता है चैनल आज का क्या टॉपिक है? नहीं सॉरी, मुझे नहीं पता। बस मैं ऐसे ही घुस गया। मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, एक दो क्वेश्चन थे। अब मुझे रियली में हो सकता है बाद में आ जाऊं, क्योंकि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं कर पाऊंगा। सॉरी फॉर दैट। आई हैव सम जनरल क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आस्क। तो पहले बस मैं थोड़ा सा एकदम नॉर्मल सा सवाल है, ये नहीं कि आपको एकदम डिबेट करना पड़े। एक नॉर्मल सा सवाल है आज का मेरा। मैं सवाल का जवाब देने नहीं आया। उसके लिए बहुत सारे उलमा बैठे, मैं कुछ सवाल आपसे करने आया। मैं सच में नहीं जानता बहुत ज्यादा सवाल और जवाब। मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मेरा इल्मी लेवल का नहीं है कि मैं आपको जवाब दे पाऊँ। अच्छा, आपको सही और गलत में फर्क भी नहीं करना आता है? सही गलत में फर्क करना आता है, लेकिन क्या सही है और क्या गलत है वो इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। सही है जी। तो फिर आपका सवाल क्या रहेगा? हाँ, तो फिर आपका सवाल क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता था। मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आपने लिख रखा है शायद एक्स मुस्लिम इंडियन, जो भी है, मतलब आपने इस्लाम को छोड़ दिया है, रिलीजन को छोड़ दिया, तो आपका फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी क्या है इस वक्त? आप किस तरीके से डिसाइड करते हैं क्या सही है और क्या गलत है? एक सेकंड अब्दुल कादिर साहब, एक सेकंड। जी, तो आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है? एक्स मुस्लिम क्या करते हैं? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जनरल जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है, इसको किस तरीके से डिसाइड करती हैं कि चोरी करना गलत है या किसी का, किस तरीके से आपको पता लगता है? सेम सवाल मेरा भी आपसे था, जैसा भी आप मेरे से पूछ रहे हो कि आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। सेम सवाल मेरा भी था, है ना? तो आप जो आंसर देना चाहते हो वो आप पहले दे दे। सेम सवाल आप अपने ऊपर लागू करके जवाब दे दे, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। मेरी जो प्राइमरी मोरालिटी का सोर्स है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का सोर्स है, वो तो यकीनन कुरान और सुन्नत है। वहीं से मेरी जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, क्या सही है और क्या गलत है, वो वहीं से आता है। तो मुझे एक डायरेक्शन मिलती है अपनी लाइफ के अंदर। मुझे बहुत ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ता। मैं बहुत ज्यादा इधर उधर भटकता नहीं हूँ। मुझे कुछ चीजें प्रोवाइड की गई हैं, मैंने उनको रैशनली पढ़ा, उनको न्यूट्रल तरीके से एक बार एनालाइज करा, मुझे यकीन हुआ, फिर मैंने उनकी सारी बातों को मानना शुरू करा। मतलब आप एक नंबर के कायर इंसान हो, है ना? ये बोल सकते हैं हम आपको। नहीं, कायर क्यों कह रही हूँ? नहीं, मतलब जो अपना जो है चीजों को, अगर आपके सामने हम कह दे कि ये आप खाना है ना? और आप ऐसे एक बार देख लो कि हाँ ये खाना है यार, फिर आप उसको खा जाओ। अगर खाने की जगह पे हम कुछ और भी रख दिए तो ये क्या है? मतलब पागलपनी, कायरता ही बोल सकते हैं। बंदा खुद रिसर्च ना कर रहा हो, सामने से कोई कुछ भी लाके बता दिया, कह दिया, बस हम उसको मान लिया। हाँ ठीक है, हाँ बस कह दिया उन्होंने, ये कह दिया, वो कह दिया, चलो डन है, हाँ हो गया, रह गया ये। ऐसा क्या? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, जब आप किसी चीज को मानना शुरू करते हैं तो आप उसके जो फाउंडेशन है उस पर क्वेश्चन आंसर करते हैं, और उस फाउंडेशन पर जब आपका यकीन हो जाता है तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी आदमी, देखिए, आपको एक बेसिक लेवल तक तो सवाल उठाने का सबको हक है, लेकिन उसके बाद अगर आप सवाल उठाने लगेंगी तो आपकी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल के अंदर गया, मैंने स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहन कर गया। अब मैं पढ़ने के बजाय हेडमास्टर सर से, प्रिंसिपल सर से कह रहा हूँ, सर जी यूनिफॉर्म काहे को पहनते हैं? सर जी आप यहाँ पे खड़े क्यों होते हो? सब आपको इतनी रेस्पेक्ट क्यों करते हैं? सर जी
सर जी जब आप आते हैं तो बैठ के क्यों नहीं पढ़ाते, आप खड़े होके क्यों पढ़ाते हो, आप इधर, तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इलॉजिकल हो जाती है। भाई नहीं, आपने एक स्कूल इलॉजिकल को नहीं चूज होती कर है। लिया, सुनिए, सुनिए, आप रैशनल टीचर का तरीके काम है, नहीं सुनिए मोमिन साहब, टीचर का काम है कि हमारे मन में चाहे ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ़ सब्जेक्ट के ही रिलेटेड क्वेश्चन करें। हम जनरल को सवाल भी कर सकते हैं, भई आसमान में पंछी क्यों उड़ रहे हैं? कैसे उड़ रहे हैं? मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि भाई धूप जैसे मैं क्लासरूम में बैठी हुई तो ये सूरज की किरणें क्यों अंदर आ रही? सर हम जब आप आते हो तो हम सारे लोग उठ क्यों जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, आप ताकि आप उसको आप मैनर्स आप का पता हिंदी के लगेगा। टीचर भाई से साहब, मोमिन साहब सुनिए, आप हर स आप मोमिन साहब हिंदी के 1 टीचर सेकंड, से 1 आप सेकंड, हिंदी 1 सेकंड, जी, जी। 1 सेकंड, रुक जाइए, रुक जाइए। हर सवाल का जवाब होता है और अगर किसी को जवाब देने में हालत खराब हो रही है, इसका मतलब उधर कुछ ना कुछ लोचा है, ठीक है? अगर कोई बच्चा सवाल करता है कि जब आप क्लासरूम आते हर हो सवाल का तो जवाब नहीं हम होता। सारे उठ क्यों जाते हैं? तो सीधा सा जवाब भाई रिस्पेक्ट देने के लिए, हो गया जवाब। अरे ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं है, सही है? और लॉजिकल अगर ना हो चलिए मैं तो फिर आपसे एक सवाल सवाल पूछता हूँ, आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। हाँ जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्शियसनेस? आप कॉन्शियसनेस मैं को किस हिंदी में तरीके से बात कर डिफाइन रही हूँ। करेंगे? हैं? कॉन्शियसनेस को भाई हिंदी में क्या कहते हैं? भैया बता देना, कोई कोई साहब हो तो बता दो यार, ये इंग्लिश की कॉन्शियसनेस तो को मैं भूल छोड़िए रहा हूँ भाई, क्या कहते हैं। आप हिंदी में बात कीजिए ना, जब वो हैं? हिंदी की वहाँ हिंदी में हिंदी बोल में लो बात भाई, कीजिए उर्दू में भाई, बोल लो। एक मिनट रुकिए, हिंदी में मैं बोल चेक दो, करूँ। उर्दू में बोल दो। नहीं मैं माजरत से चाहता हूँ, मुझे हिंदी में, हाँ शऊर कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन प्रॉपर इसका कोई वर्ड है, मैं भूल रहा हूँ, इसका मुझे चेक करता हूँ, वेट थोड़ा भाई। मुझे पता है भाई, चेतना मुझे पता है। मैं इन भाई से पूछना चाहती हूँ क्योंकि क्या है ना, वर्ड को जो ये लेकर आते हैं ना, जैसे बैतुल खला, तो सुनने में तो भाई लगता है कोई एंजल गुलदस्ता, लेकिन जा रहे होते हैं हगने। तो उसी एंजल तरीके से है एंजल ना, मुझे पता है चेतना। एंजल जरा तो मैं इनकी इनसे जीमेल चेक पूछना करना चाहती हूँ। बैक, जरा इनकी जीमेल चेक करना बैक नहीं में तुम्हें अभी अपने आप सारा पता चल जाएगा हम कौन है कौन नहीं। अरे भाई वो मैं मुस्लिम ही हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, ये मैंने ऐसे ही नाम रख दिया, ये यूट्यूब चैनल से मैं आ गया हूँ, आप मेरा कुछ क्वेश्चन पूछो तो मैं जवाब दे, मैं ऐसे ही नाम नाम वैसे यूट्यूब के भी नाम रखा अच्छा है, ये मुझे वैसे एक बताओ बार आप, एक मेल बनाया था उसका। हाँ पूछ लो कुछ मुझे आप क्वेश्चन। ये बताओ, द अरे स्टेट सुनो ऑफ भाई, बीइंग एबल टू सी, हाँ सजगता कहते हैं, चेतना सजग। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। मैं बस आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कहना क्या चाहते हो, ताकि मैं चाहती हूँ ये जैसे बैतुल खला, इस्तिंजा वाला शब्द छोड़ कर के सीधे मुद्दे पे आके बात करते हैं। अगर हम पेशाब के साथ मुबारक लगा दें तो वो मुबारक नहीं हो जाता है ना। थूक के साथ हम वो लगा देते हैं, फरमाया, थूक फरमाए, कुल्ली फरमाए, तो वो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वो गलत है तो गलत ही आएगा, है ना? तो हम सीधा बताएं हाँ, ताकि लोगों को वो समझ आए सिस्टर चीजें। सॉरी, वो इजी शब्द, फरमाए, वो इजी फरमाए नहीं शब्द। होता, वो फरमाए होता है, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज से ध्यान दीजिए। जी नहीं, बताइए। मैं तो अपनी लैंग व्हाट डू मैं तो अंडरस्टैंड ऐसे बाय ही बोलती हूँ। कॉन्शियसनेस? अगर आपको सुनो, अगर मेरी आवाज़ से या मेरे बोलने से अगर तकलीफ़ हो रही है आपको, तो आप जो है ना कुछ और कर ले, व्यवस्था है ना, लैंग्वेज चेंज कर ले, यहाँ पे ऑडियो का बहुत आता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले। मेरा जो है बोलने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन शब्द गलत नहीं है, ठीक है? मैं बातें अगर टोन आपको बस थोड़ा-सा मैं ऊपर-नीचे हो सकता है क्योंकि हर जगह का बोलने का तरीका ढंग अलग होता है, भाई साहब, ठीक है? मैं यही तो कह रहा हूँ, तो फिर आप किस तरीके से कह सकती हैं कि बैतुल खला वर्ड जो है खराब है, इस्तिंजा वर्ड खराब है, कि सुनने में तो गुलदस्ता लगता है, वो तो अब इसमें क्या वो है भाई, हर जगह से बोलने का तरीका अलग होता है, ये बात तो आप तो वही आ गए खुद ना, तो एक्सेप्ट कर वैसे ही लीजिए, मेरे, एतराज हाँ, कर। मेरे फरमाने अब फरमाने पे मत जाए ना। मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आप समझ रहे हैं ना, नहीं तो इतना आप काफ़ी पहले आगे आपने बढ़ते शुरू हैं। करा, नहीं आपने पहले नहीं, पहले पहले आपने मैंने नहीं शुरू शुरू करा करा। ना अरे कि मैंने बैतुल नहीं खला। शुरू करा। अरे मुझे नहीं, मैं कहती हूँ मेरा चैनल, मैं शुद्ध बोलती हूँ, यहाँ पे जितने कमेंट भी करते हैं ना लोग हिंदी में करते हैं। क्योंकि मैं साफ कहती हूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं इंग्लिश में बात ही नहीं करती। हिंदी में बात करो या फिर उर्दू में बात करो, वरना निकल लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसीलिए आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि हिंदी में बात कर लो, है ना? उर्दू में बात कर नहीं लेते हैं। मैंने मैंने और आपका मैंने तो जो आपको सवाल फौरन था, बोला कि मैं चेक करके बता रहा हूँ। नहीं आपने चलो मुझसे ठीक है, बोला आगे कि बढ़ते भाई हैं। मुझे चलो ठीक हिंदी है, अब नहीं आती, एक हिंदी जगह में मत, बताओ, मैंने हाँ, कहा मैं चेक आगे करके बता आगे रहा हूँ। आगे और आगे बढ़ते आपने हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, आप आगे मेरी बात बढ़ते हैं सुन लीजिए, जनाब। एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं मैं आगे अभी नहीं बढ़ेंगे, अभी बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे भी बढ़ेंगे, आगे बढ़ना ही है हर एक को, समय जो है वो आगे ही चला जा रहा है, सबको आगे जाना है, और अल्टीमेटली किसी के अरे आगे बढ़ जाओ डिवाइन भाई, जो यहाँ पे इतना नेसेसिटी टाइम है नहीं उसके है आपका सामने नहीं खुतबा झुकना। सुनने का। पॉइंट पे आओ ना, क्या बोलना चाहते हो? वो सवाल करो ना सीधी। तो मैंने कहा आप ऑब्जेक्टिवली कॉन्शियसनेस को किस तरीके से डिफाइन करती है, चेतना को आप क्या उससे समझती है? आगे। आपने कहा ना कि हर सवाल का जवाब होता है, तो अ, एक ऑब्जेक्टिव आंसर दे दीजिए कि पूरी दुनिया जो है वो कॉन्शियसनेस के उस आंसर को मानती हुई कैसे जवाब देती है?
नहीं, हिंदी में बोलो, क्या मुझे है कुछ नहीं आपके समझ नजर में चेतना का क्या मतलब है? आ, किसके प्रति चेतना? कैसा महिला, चेतना? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि चेतना का अर्थ क्या होता है? मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, कामना करता हूँ, काफ़ी क्या आप ऋषि मेरे है। इस प्रश्न का उत्तर दे दें? जी, जी। थोड़ा रुको और देखो चीज़ों को कैसे आसानी से सामने आ जाता है। दिनी भाई स्वागत है आपका, कैसे हो आप? बस लगभग ठीक ही है। चलिए लगभग थोड़ा सा मैं ठीक है। आपसे ये बताता तो हूँ। हाँ? एंटरटेनमेंट का अच्छा टाइम, यहाँ टाइम तो अच्छा पास हो जाता है मुझे तो। मैं तो, ये तो मस्ती वाली जगह है। बिल्कुल है जनाब, अगर आप पूरा कुरान पढ़ ले तो पूरी में मस्ती मस्ती तो छोड़ दें, वहाँ पोर्नोग्राफी भरी पड़ी है। अगर पूरा कुरान पढ़ते हो, हदीसों तो पढ़ना ही मत, वरना पूरे अंदर ही समा जाओगे। बेहतर बस कुरान पढ़ो और एन्जॉय। हम तो बस उसकी थोड़ी-सी बात लाते हैं और सोचो 6 घंटे की स्ट्रीम लोग मज़े से सुनते हैं, और अगर पूरी कुरान की यहाँ पे अगर बयानबाज़ी करना स्टार्ट कर दें तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं वो मोमिन? आपकी आगे बोलो। सोच है, मैं आपकी सोच से इत्तेफाक नहीं रखता। आपको जो लगता है, हो सकता है आप गलत हो या मैं सही मैं हूँ, कब बोल रही हूँ तो मेरे ठीक है, सोच से छोड़ देते हैं। इत्तेफाक रखो? मैं भी नहीं कहती भाई मेरे सोच से इत्तेफाक कोई भी रखो। मैं तो कहती हूँ कि सीधा कुरान और हदीसों में जो लिखा है उसके साथ आप लोग चलो, हैं? उसके अकॉर्डिंग की बात करती हूँ मैं भी। जो उसमें लिखा है उसी के अनुसार तो मैं भी बात कर रही हूँ। तो मैंने अब तक जहाँ तक भी कुरान और हदीस समझी है, तो कहीं न कहीं मुझे ठीक लगा है तभी। वरना कौन पागल है बताइए, तो मुझे आपसे दुश्मनी थोड़ी है कि मैं आपकी बात को ना नहीं सुनूँ या किसी और की बात को प्रेफ़र करूँ। भई हर इंसान को इंसान ही बनते रहना है। और ज़रूर किसी न किसी को अपने रिलीजन के अंदर कुछ न कुछ तो दिखता होगा जिसकी वजह से वो उसके अंदर खड़ा हुआ है। सोच कर देखिए आप तो। वैसे आपको ऐसा इस्लाम थोड़ी में है कि क्या दिख रहा है कि आप उसमें अभी भी लगे हुए हो? वो मैंने आपको बताया ना, इसके पीछे का रीज़न ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी से रिलीजन को निकालते हैं तो अरे क्या ये सही है और गलत है, एक ये मिनट, एक आप मिनट, शोर आ रहा है बहुत, शोर बहुत आ 1 रहा है मिनट रुक इसलिए जाइए कि सर। इस, 1 मिनट भाई, बस नहीं 1 मैं मिनट। नहीं बोला सॉरी कि फॉर आपकी दैट। तरफ से आ रहा है, पता नहीं किस तरफ से आ रहा है, लेकिन देखो किसकी तरफ से आ रहा है वो। नहीं, आ गया, मुझे वो मेरी तरफ से ही आ रहा था। दैट्स व्हाई आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा। अभी जैसे आप हाँ जी। आके वो चेतना वाला सवाल किए, क्या इस्लाम पे या किसी भी रिलीजन पे सवाल उठाने के लिए चेतना की जानकारी होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता था वो वाली बात लाने का तो। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप जो भी हदीस बता रहे हैं या कुरान की जो भी आप कुछ भी बता रहे होंगे, आयत का मतलब लोगों को समझा रहे होंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या आपने जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करी कि उस हदीस को लेकर या उस कुरान को वो किस तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, उससे क्या अर्थ वो निकालते हैं? उनसे उनसे आप तो हमारी दोनों डायरेक्ट तरफ। घंटों घंटों डिबेट हुई पड़ी है। नहीं, नहीं, आपकी डायरेक्ट घंटों-घंटों डिबेट हुई पड़ी है। आपने किससे हुई पड़ी है आपकी डिबेट? आप मुझे 1-2 का नाम बताइए। मुफ्ती वाजिदी से हुई पड़ी है, जेद पटेल से हुई पड़ी है, मुफ्ती फजल हमदर्द से हुई पड़ी है, शादाब अहमद से हुई तो पड़ी है। तो मुफ्ती वाजिदी साहब की बातें आपको लॉजिकल नहीं लगी? एक बार जाके आप डिबेट देख लीजिएगा, मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज से हुई पड़ी है, मुफ्ती शमाइल नदवी से थोड़ी बहुत बात हुई है बस, और भी लोगों से हुई पड़ी है। अच्छा, मुझे लगता है वो आपको इसलिए बुरे लगते होंगे ये सारे स्कॉलर, वो क्योंकि ये अपनी स्क्रीन के अंदर क्यूआर कोड नहीं लगाते। क्या यही वजह है? क्या हुआ, क्या हुआ? ये आपको ये स्कॉलर्स जो हैं वो इसलिए बुरे लगते हैं कि वो अपनी स्क्रीन में क्यूआर कोड नहीं लगाते? बुरा लगने वाली तो बात ही नहीं बोला मैं। नहीं बुरा, अरे ऑब्वियस सी बात है, आप जिस तरीके से उनका नाम ले रहे हैं, यार मैं तो मुझे ये ऑब्वियसली बोल रहा लगता है हूँ कि कि उनसे डिबेट हुई पड़ी है, मैंने ये नहीं बोला कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। नहीं, मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, आप इस बात किस का जवाब दीजिए कि क्या आपको वो आपकी जो उनसे कॉन्ट्रडिक्शंस रहते हैं और इख्तलाफ रहता है, वो कहीं न कहीं इस वजह से तो नहीं है कि वो बेचारे 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख फॉलोवर लेकर भी क्यूआर कोड नहीं लगा रहे और आपका जो है वो कहीं और से खर्चा पानी पूरा कर रहे हैं और आपको यहाँ आना पड़ रहा है? या क्या यही वजह है? तो यार सही बात क्यूआर है। क्यूआर कोड तो मेरी स्ट्रीम में भी नहीं एक मिनट जरूर जाइए, क्यूआर कोड तो मेरी स्ट्रीम में भी नहीं रहता था, फिर चलिए कैसे आपने मेरा मान उनका लिया, बिगाड़ है? ये तो नहीं, नहीं, मैं तो ये जो मैं मुझे तो पता भी नहीं आपकी स्ट्रीम क्या होता है, मैं तो बस ऐसे ही आ गया, मैंने कहा थोड़ा-सा अच्छा अच्छा वो लग यार रहा है, देखो, टाइम कट जाएगा थोड़ा इस वजह वो से आ गया। बात मैंने ठीक पता नहीं क्या है, बताऊँ? ठीक है, लेकिन कुछ भी मैं इल्जाम आपको बताऊँ, लगाइए ना एक तो। बात तो मैं हाँ, आपको बताऊँ, मैं तो देखिए सवाल लेके आया था सिर्फ,
ये जो एक्स मुस्लिम है, जो रिलीजन को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, वो सही और गलत किस तरीके से पता लगाते। बस मैं ये पूछना आया था भाई, हो सकता है मैंने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया हो जिससे आपको आपकी जो छवि है वो आहत हुई हो, उसका हनन हुआ हो। मैं उसके लिए अपने प्रत्यक्ष हृदय से क्षमा मांगता हूँ और मैं ये विनती करता हूँ कि मैं कृपया मेरे इस यार जवाब का तोहमतें आप लगा रहे हो, पता नहीं क्या क्या है, और हमारी वो क्या नाम है भावना हाथ हो रही है। भावना तो आपके हाथ हो रही है ना, तभी तो आप तोहमतें लगाए जा रहे हैं ना भाई। जी, तो क्या है, आप किस हम्म। तरीके से सही और गलत का पता लगा रहे और मेरे को आप ये हैं? आप किस बताइए कि तरीके से अभी सही और जितने गलत भी का पता लोग आपको लगाते ये हैं कि फ्रेंड क्या लिस्ट में सही है, दिख क्या रहे गलत है? हैं, अरे सुनो ना महाराज, जितने भी लोग आपको लिस्ट में दिख रहे हैं, आपको लेके 5 हो गए। किसने बोला कि मैं गॉड का डिनायर हूँ या गॉड को डिनाई करता हूँ? नहीं, मैंने बोला रिलीजन को बोला, मैंने गॉड का नहीं बोला आपको, मैंने रिलीजन का बोला बोला भाई, सर। अभी बोला आपने। अरे अभी आप जस्ट अभी अभी नहीं, मेरे से बात हो सकता करते है हुए नहीं बोले कि आप लोग किसी रिलीजन को, किसी गॉड को नहीं मानते। क्या कर रहे हो भाई, ये भांग वांग सूंघ के बैठे हो क्या? अरे ये तो पब्लिक भी कमेंट कर रही है, हम्म? ये तो पब्लिक भी मस्ती कर रही है। अरे नहीं यहाँ की तो पब्लिक पब्लिक यार, भी बहुत देखें मस्ती अब खोर अगर है। आप जैसे लोग अगर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है पब्लिक भी मस्ती के मूड में ही आएगी ना, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या बोले हाँ जा तो रहे हैं। भाई माजरत के हाँ तो साथ, आप पर किस अगर आप तरीके यहाँ पे से सही मजे और करने आए हो ना, मोमिन साहब एक मिनट दे दें। अगर आप माजरत के साथ, अगर आप यहाँ पे मजे करने आए हो तो आप बिल्कुल गलत स्ट्रीम पे आ गए हैं साहब। आपको कोई अच्छी स्ट्रीम पकड़ लेनी चाहिए। हम यहाँ पे अपना टॉपिक कवर करने बैठे हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज, अगर ये हरकतें करने आए हैं कि मजे मजाक करने आए हैं यहाँ पे, आप गलत जगह पे। जनाब, मैं सिर्फ एक सवाल अर्ज करना चाहता हूँ और मेरी आपसे दिल की गहराइयों से अच्छा गुजारिश सुनो, है कि मैं मुझे आपके उसका सवाल जवाब का जवाब दीजिएगा। देती हूँ। मैं मोमिन जवाब का साहब, ताल्लुक सुनो, जी। मैं आपके सवाल का जवाब बहुत आसान तरीके से देना चाहती हूँ। एक 53 साल का जो आज मेरा जी जो जी टॉपिक है, साथ में वो भी मेरा कवर हो जाएगा। एक 53 साल का हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बीवी, बीवी नंबर 3, ठीक है? और उनका जो एज था वो 6 साल की एज में थी और उनसे निकाह जी। किया गया जबकि वो 53 साल के थे। इसको आप क्या मानते हो? और 9 साल के उम्र में उनके साथ हमबिस्तरी फरमाई गई। ये सही है या गलत है? बस इतना बताना, घुमाना मत। नहीं, मुझे नहीं पता कि मतलब अब्दुल मैं इस पर कादिर कोई राय साहब कायम 1 नहीं मिनट करना आपको चाहता मैं जॉइन क्योंकि करती हूँ, रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए। जी, क्या बोल रहे हो आप मोमिन साहब? मैं इसको सही मानता हूँ क्योंकि उसके पीछे की कुछ इत्तलाहात हैं, वो मैंने सुनी है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, ये लंबी हो जाएगी बात। मैं एक नहीं, हाँ, खास तो सुनिए मेरी बात डायरेक्शन में सुनिए। आपको लेकर जाना चाह रहा अगर हूँ। आपको आप मेरी बात लगता है मेरे जी। साइड से सुनो, आप मेरी बात सुनो। अगर आपको ये वाला चीज़ लगता है गलत को आपको लगता है कि ये लंबी बात हो जाएगी तो ये सही हो जाएगा, तो हम इस तरीके से नहीं चलते हैं। हमें जो दिखता है कि एक 53 साल का मर्द जो है 9 साल की बच्ची के साथ अगर कुछ भी गलत कर रहा है, अगर उसको टच भी गलत बैड टच हम उसको मानते हैं, अगर गलत तरीके से उसको छू भी रहा है तो वो गलत है। और उसके साथ अगर मुबाशरत फरमा रहे हैं, वो बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक कहानी है। और इसको हम गलत कहते हैं। इस बेस से आप समझ लो क्योंकि हम इंसान हैं, हमें इंसानी फितरत पता होता है। हमें पता है कि उस बच्ची को तकलीफ हो रहा होगा, ठीक है? हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सोचने का दिमाग है, आपका जो सोचने का नज़रिया है कि हम ये नहीं बता सकते कि सही है, गलत है क्योंकि ये बहुत लंबा चल जाएगा और लंबा जा कर के आप ये साबित करेंगे कि उस टाइम पे क्या था, नहीं था, हाँ था। लेकिन जो सामने चीज़ है 9 साल, 53 साल, है ना? ये दोनों चीज़ को हम सही नहीं कहते हैं। इस तरीके से आप समझ लो हमारा सोचने का तरीका, क्षमता क्या है, कैसे हम डिसाइड करते हैं क्या सही है और क्या गलत है। आई थिंक मिल गया होगा आपको आंसर। नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है आप थोड़ा-सा उससे एग्री ना करें, कि ये जो उर्दू वाले में भाई बात कर रहे थे, अगर वो मेरे सवाल का जवाब दें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मुझे समझ में नहीं आया, सही में समझ में नहीं आया। वाह! अभी सवाल कर रहे थे, जवाब दिए तो अब इनको जवाब लेना नहीं है, समझ आ गया कि अब यहाँ पे हो गई मेरी टाई-टाई वो फिस तो आपने अब कह बहुत रहे हैं कि अलग अब ये जो उर्दू नहीं, में बात कर नहीं, रहे थे वो ऐसा भाषा से नहीं है। बात करनी है। वो बता दें भाई भाई देख क्योंकि लो। क्यों उनकी नहीं, थोड़ी-सी इसे लिस्टें लगा के वो ऐसे तरीके के बात आदमी कर हैं। ली जाती है। हुँ। नहीं नहीं, ठीक हाँ, ठीक ठीक। चलो यार, ये ठीक है। आपके नजदीक क्या ये सही है कोई बूढ़ा इंसान किसी बच्ची से शादी करे, सेक्स करे? जनाब मैं उस पर बाद में आऊँगा। मैं पहले आपसे एक सवाल रखा था कि आप किस तरीके से डिसाइड करते हैं क्या सही है, क्या गलत है? मुझे वो बता दो बस आप। वो पैरामीटर क्या है कि जिसके बेसिस पर आप यार ये मैं तो, डिसाइड करते हैं ये होगी और ये सही हो? मैं यही सवाल लेकर आया नहीं हूँ। भाई इसमें देखो, मैं पहली तो जो अपनी मैंने मन बात मर्जी के बेस पे से गलत मान रहा हूँ। अभी आप अपनी मर्जी के या इस्लाम की मर्जी के बेस से बता दीजिए, आपको सही लगता है या गलत लगता है?
तो आप अपनी मन मर्जी से सही और गलत का फैसला करते हैं। दिनी भाई 1 मिनट देना सर। यही बात है। रुक जाइए भाई एक आदमी। मैं भी आमतौर पे देखो चुप बैठे बैठे सो ही जाता हूँ यार कई दफा तो। थोड़ा बोलने की तो महाराज। इसलिए हमने सोचा कि जी भैया सर भाई जी। सो ना जाए। नहीं नहीं, मैं बोला ना यार, देखो मैं तो अभी इस मामले में अपनी मर्जी से ही गलत मान रहा हूँ उससे। ठीक है, अभी आप बताएं क्यों आपकी गलत मर्जी से, इस्लाम की मर्जी से ये सही है? हैं? देखिए, मैं अभी ये जो सिस्टर है वो भी बताएंगी कि मैं जैसे ही आया था मैंने उनसे यही बोला था कि मैं आज के टॉपिक पर बात नहीं कर पाऊंगा। मैं एक सवाल है, उस सवाल ये का जवाब हद है। देना अभी जब चाहता हूँ। वो बोल रही थी तो बोले आपको भाई से बात करना, भाई बोले आपको सिस्टर से बात करना, क्या कर रहे हो भाई आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे उनसे बात करनी है। मैंने उनसे ये आपसे सिर्फ ये कहा कि वो जो कह रही थी कि मैं आया था, आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। अरे मैं तो बोला ना कि भाई मैं तो इस वाले मामले में अपनी मर्जी से गलत मान रहा हूँ। आप वाले किसकी मामले में मर्जी से नहीं, सही मानना मैं चाह इस रहे हैं? वाले इस अपनी मामले में मर्जी से, इस्लाम की मर्जी से? मैं इस वाले मामले में बात नहीं कर रहा। आप मुझे एक जनरल आइडिया बता दो कि किस किस बेसिस पे आप किसी चीज को सही करार देते हो और किस बेसिस पे किसी चीज को गलत करार देते हो। वो मुझे आप एक आइडिया दे दो कि ये बेस है मेरा, इसके बेसिस पे मैं लोगों को जज करता हूँ, लोगों के एक्शंस को जज करता मतलब अभी इस वाली जो बात हूँ। सुनी उस पर आपको कोई जवाब नहीं देना, राइट? नहीं, मैं इस पर जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं पहले बेसिस तो ग्राउंड तो तय कर लूँ ना कि आप किस चीज को किस चीज को मानते हो, ये तो पता लगे ना। मैंने मन मर्जी बोल दिया। मैंने मन मर्जी बोल यार दिया। तो आप मैं जरा एक ठीक है चीज भैया, को फिर मैं अपनी मन मर्जी से इस चीज को सही मानता हूँ। मन मर्जी से इसको सही मानता हूँ। है बताओ, मेरी सही मन मान, जरा देखो एक अब मैं गलत मानता हूँ। एक मिनट, मैं गलत मानता हूँ तो मैं तो ये चीज ना कभी खुद करना चाहूंगा ना किसी अपनी फैमिली मेंबर के साथ होने देना चाहूंगा। आप तो होने देना चाहेंगे ना फिर तो, ठीक है, क्योंकि आप तो सही मानते हो। किसी चीज को सही मान लेने का मतलब ये है कि मैं वो खुद भी करने लगूं। तो यार हद है, मतलब अगर आपके साथ वो चीज तो आपको तो बुरा नहीं होना लगना चाहिए ना, क्योंकि वो सही है आपके नजदीक। नहीं, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, किसी चीज को सही मान लेने का मतलब खुद भी करना होता है। खुद भी करना नहीं, लेकिन अगर आप किसी चीज को सही मान रहे हैं और अगर वो चीज आपके साथ हो तो उसे आप गलत कैसे बोल दोगे जबकि आप उसे सही मानते हो? भाई मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किसी अगर मैंने किसी चीज को सही मान लिया तो क्या ये मुझ पर जरूरी है कि मैं उस काम को करूं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हो तो उससे आप गलत मानेंगे सही मानेंगे? भाई वो तो जब होगा उस टाइम पर क्या कंडीशंस थी उसके बेसिस पर मैं जज करूंगा, और फिर लास्ट में बड़े प्यार से बोल दूंगा मेरी मर्जी, जिस तरीके से आप बोलते हैं। ना 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 ना, अभी ना 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 ना, आप मेरी मर्जी क्यों? अभी तो आप इस्लाम की मर्जी से चल रहे थे ना, और इस चीज को आप सही मान तो रहे यार थे, मैंने बोला नहीं, अपनी मर्जी से भी इस्लाम की मैंने उस मर्जी चीज से को भी। इस्लाम की सुनिए, मैंने अभी जो आपने पूछा कि आप इसको सही मानते हैं या नहीं, मैंने इस्लाम की मर्जी से नहीं बताया, मैंने अपनी मर्जी से बताया मैं इसको सही मानता हूँ। अच्छा, तो इस्लाम के हिसाब से क्या मानते हो आप? भाई मैं नहीं आपसे क्या सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे उस सवाल का जवाब दे दो। मैंने यार आपको अपनी वो बता दी ना, मैं यहाँ पर आपसे इस्लामिक टॉपिक पर बहस करने नहीं आया, मुझे नहीं जवाब पता है। आप मुझे इधर उधर गिरा नहीं, तब दोगे, इस्लामी मुझे तो पता भी नहीं बहस करने लगेगा कि नहीं कहाँ आया पे। भाई। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खाने में मूली थी, गाजर थी, क्या था, टमाटर था, उससे मुझे मतलब नहीं ना उस चीज से। हम तो यहाँ इस्लाम को जोड़ के ही चल आप पाएंगे मुझे ना आगे। आप एक आइडियोलॉजी है, सुनो। आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, तो मैं हमारे आपकी दरमियान में एक आपकी सवाल नहीं कर आइडियोलॉजी है। नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले बात तो सुनिए ना। हमारे दरमियान में एक आइडियोलॉजी है जिसको हम छोड़ के बैठे हैं, आप पकड़ के बैठे हैं, वही एक चीज जो कॉमन है। बाकी हमारी पर्सनल लाइफ में कौन क्या से क्या मतलब? तो आप बोल रहे हैं इस्लाम पे बात तो नहीं करूंगा, तो फिर भाई क्या आपसे क्या बात की जाए, क्यों बात की जाए? मैं मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपने इस्लाम छोड़ा क्योंकि वो आपको गलत लगा, सही बात कह रहा हूँ या नहीं? आपको गलत लगता था इस्लाम, आपने छोड़ दिया, सही बात? हाँ। ठीक है, आपने आपको ये क्यों गलत लगा? मतलब ये कौन सा वो ऐसी चीज थी जिसने आपको ये बताया कि ये सही है और ये गलत है? किस बेसिस पर आप इस चीज को डिसाइड करते हो कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है? वो चीज मुझे बता दो। क्या आप अपनी मन मर्जी से चलते हो, अपनी मन मर्जी से पता लगाते हो ये चीज सही है, ये गलत है? या कोई चीज आपके पास भाई कोई देखो, ऐसी अब किताब है जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हमारे पास तो हमारा रेशनल माइंड भी होता है और भी चीजें होती हैं, सामाजिक व्यवस्था भी होती है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। हो? नहीं, अभी इस चीज को कि कोई बुढ़ऊ जो किसी बच्ची सामाजिक से शादी करे, इसको गलत ठहराने के लिए मैं किसी रिलीजन को लेके आऊं, किसी आइडियोलॉजी को लेके आऊं, उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे।
चलिए, तो अगर किसी सामाजिक व्यवस्था के अंदर इस चीज को सही समझा जाता हो तो आप उसको गलत कहेंगे या सही कहेंगे? क्योंकि आपने कहा कि सामाजिक व्यवस्था नाम की भी कोई चीज होती है, तो अगर किसी सामाजिक व्यवस्था के अंदर इस चीज को सही समझा जाता हो तो आप उस तो सबसे सामाजिक पहले मैं क्या व्यवस्था बोला कि को मन मर्जी मर्जी भी होती है, सामाजिक व्यवस्था भी होती है। आपने एक ही सुना तो था आप क्या? अपनी मनमर्जी करेंगे, मनमर्जी भी करेंगे आप अपनी? यार हद है, आपने एक ही सुना था क्या? नहीं नहीं, तो आप अपनी अगर मनमर्जी करेंगे मैंने तो बोला कोई था कि दूसरा आदमी का अगर अपना अपना रैशनल माइंड भी होता है। भाई आदमी का अपना रैशनल माइंड भी होता है, मनमर्जी होती है, समाज व्यवस्था होती है। आपने सिर्फ एक ही सुना। क्या आप मुझे रैशनली इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा होना गलत था? आप मुझे बताएंगे, साइकोलॉजिकल कॉजेस बताएंगे और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बताएंगे, लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल इश्यूज से हटकर, क्योंकि रैशनैलिटी के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ साइंस की बात नहीं करते, हम फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स की जो है डिस्कशन करते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसको किस तरीके से गलत साबित कर सकते हैं कि जबकि दोनों का कंसेंट जो है वहां पर था? हजरत अम्मा आयशा जो है उन्होंने बाद में कभी हुजूर के ऊपर इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट नहीं करा। बाद में ये नहीं है कि 50 साल जब वो 50 ईयर्स की थी या 40 ईयर्स की थी तो उन्होंने बोला हो कि मेरे साथ इस तरीके से कोई मुज्जाती हुई थी, मुझे इस तरीके से जबर का निशाना बनाया गया था और मैं इस चीज को डिनाई करता हूँ। कभी ऐसा नहीं रिपोर्ट हुआ है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जब सामने वाला भी राजी, वो कहते हैं ना मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? तो काजी भाई को क्या प्रॉब्लम है? एक्स मुस्लिम बीवी भाई को क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ भी पता है, एक बार ऐसे हुआ था कि एक बंदा वो 10 रुपए की चॉकलेट दे के बच्ची घसीट ले गया था। वहां बच्ची भी राजी हो गई थी चॉकलेट देख के। तो फिर तो सही है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? स्पीकर पे लग रही, वो भी बिना स्पीकर के कर ले, उसके गाने सुन ली। क्या मजाक यार। नहीं नहीं, आप मुझे बताओ ना कि आप मुझे अब तक अपना ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का, सॉरी, जो भाई देखो, इसका मोरालिटी को क्या कहते इसका सीधा जवाब ये है कि मैं वो चीज बुढ़ऊ से बच्ची शादी वाला मामला मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी फैमिली मेंबर में हैं? क्यों नहीं फैमिली चाहिए रिश्तेदार में वो वजह चीज बताओ, हो। ठीक है, क्यों नहीं नहीं चाहिए? आप चाहूंगा, बताइए इसीलिए ना। गलत मान रहा हूँ उसे। अरे क्यों नहीं चाहिए, है वजह तो बताइए कि वजह वजह क्या है? भाई, नहीं चाहूंगा ना, मुझे बुरा लगता है वो। तो आपके बुरा लगने से दुनिया थोड़ी चलेगी। अरे मुझे बुरा लगता है, तुम्हारी स्टेम करना बंद कर दो। अरे तो कैसी दुनिया बात न कर चलेगी, रहे मैं तो चलूंगा ना भाई। हो? यार मुझे मेरे अगर मुझे बुरा बुरा लगता लगने है, से दुनिया नहीं चलेगी, मैं तो चलूंगा ना। आप एक बात बताओ, अगर मुझे बुरा लगता है आपकी स्टेम करना, मैं आपसे बोलूं स्टेम बंद कर दो, आप मुझे 2 गाली दोगे? दोगे नहीं दोगे? हो सकता है 4 गाली दे दो, अरे लेकिन ऐसा यार नहीं होगा हद मुझसे है। कम दो। मैं क्यों गाली दूंगा भाई? लेकिन जैसे भी आपने बोला बुढ़ऊ बच्ची वाला शादी वाला, ठीक है, मैंने बोला मैं तो गलत मानता हूँ, इसलिए मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरी फैमिली मेंबर में कहीं भी ऐसा कुछ हो। ठीक, क्योंकि मैं गलत मानता हूँ, मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा भाई बिल्कुल क्यों भी। गलत मानते हो? ठीक है, गलत मानते आप हो, क्यों अच्छा गलत मानते बोल हो? के भी इसको इसको है अरे गलत क्यों मानते हो ये तो बता दो, वजह क्या है गलत मानने की? प्यारे भाई, भाई, बुरा लगता है ना। अरे बुरा लगने से क्या होता है? मतलब किसी को कोई चीज बुरी लगे और मुझे वो अच्छी लगे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे आपको बुरा लगता है तो आप जानो, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो किसी आपको के ऊपर अच्छी अपनी, लगे, आपको अच्छी लगे तो वही चीज आपकी फैमिली में हो तो गलत तो नहीं माना जाएगा ना फिर वो। अरे मेरे भाई मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप कहाँ लेके जा रहे हो? मैं जाना चाह रहा हूँ दिल्ली, आप मुझे लेके जा रहे हो लाहौर, ये कैसी बातें कर रहे हो? आप ये किस तरीके बात से है, अपनी हद है यार, मनमर्जी आपकी समझ में नहीं आ रही है। एक चीज है, अरे सुनिए आपको मेरी समझ बात, नहीं आ रही, एक बता चीज है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक चीज है जो मुझे बुरी लग रही है, बुरी लग रही है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा मेरे फैमिली मेंबर में, रिश्तेदार में कहीं हो। ठीक है, एक चीज है जो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन वो भी आप जी, अपनी फैमिली में नहीं चाह रहे हो कि ऐसा कुछ हो। क्यों भाई? मुझे बुरी लग रही है इसलिए मैं चाह रहा हूँ नहीं हो। आपको अच्छी लग रही है, फिर आप क्यों चाह रहे क्यों ना हो भाई? भाई मैंने आपको एक बात, सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा था शुरुआत में ही, और अब तक मुझे उसका जवाब नहीं दिया है। वो अब आप मुझे कहोगे कि मैं जलेबी बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप चारों के चारों बैठ के जलेबी बना रहे हो और मस्ती काट रहे हो। आपसे एक जवाब नहीं दिया जा रहा, आपका मोरालिटी का फाउंडेशन क्या है मुझे वो बता दो कि ये है जी, मैं ये बात मानता हूँ, इस किताब को मानता हूँ, अपने रैशनल दिमाग को मानता हूँ, एक चीज बता दो कि मैं गजब है, मानता हूँ, खत्म बात। गजब हो डेनी गया। भाई, मानने को तैयार डेनी नहीं भाई, यार। मतलब डेनी अभी भाई, मैं मैं एक चीज छोड़िए बोल दूं। डेनी भाई सुनिए एक चीज। यहाँ पे ये मोमिन भाई के अलावा एंजल बहन, काफिर भाई और डेनी भाई, आप 3 लोग हैं जो बात कर रहे हैं। मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। इस भाई के अलावा अगर डिस्कशन करने वाले लोग हैं तो वो 3 हैं, लेकिन ये भाई ने बिना एक भी वर्ड बोले मुझे भी इसमें शामिल करके कह दिया कि मैं जलेबी बना रहा हूँ। ये एक अलग तरह की शायद कोई जलेबी है जो बिना बोले भी बन जाती है। आपके साथ जो हम मैं तो लोगों के फेस पे मैं तो लिखा अभी है। तक
एक सेकंड के लिए भी मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, लेकिन भाई ने 4 कह दिया। तो भाई का जो एतराज है कि जी आपने मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो भाई को ये जवाब मैं दे दूं, क्योंकि अब जब इन्होंने मुझे शामिल कर ही लिया है तो अब तो मुझे हक बन जाता है बोलने का। जी, राइट? बिल्कुल, जी बिल्कुल। सरकार, मैं तो अभी आपका हकीकत स्वागत है। भी नहीं की। हाँ, 1 सेकंड मोमिन साहब, 1 सेकंड बात नहीं रुकिए। बहन, मेरा मेरा स्वागत बस यही है कि आपने मुझे ऐड टू जलेबी स्टेज का बनाते बटन हैं। दबाकर स्टेज पे ऐड कर लिया, यही मेरा स्वागत है बहन आपकी तरफ से। अच्छा हाँ, मोमिन भाई, आप जो हाँ, मोरालिटी की बात कर रहे हैं और आप दिनी भाई से ये पूछ रहे हैं कि आपको गलत क्यों लग रहा है, और आप जी उसके काउंटर में ये कह रहे हैं कि मुझे आपका स्ट्रीम करना गलत लग रहा है। प्रॉब्लम की बात पता है क्या है? प्रॉब्लम की बात मुस्लिम भाई यही है कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको जो चीज गलत लग रही है वो अपने लिए गलत लग रही है, आपको जो चीज गलत लग रही है वो अपने लिए लग रही है। मुझे जो चीज आपकी गलत लग रही है जरूरी नहीं है कि वो चीज आपको भी गलत लगे और आप भी वैसा ही समझो जैसा मैं समझता हूं। लेकिन जो चीज मुझे गलत लग रही है वो बहरहाल मेरे लिए तो गलत है, तो जो चीज आपके लिए गलत होगी वो आपको गलत लगेगी। अगर एक चीज आपको सही लग रही है तो उसका भी कतई ये मतलब नहीं है कि वो चीज मुझे या सबको सही लगेगी। तो अगर हमारा स्ट्रीम करना आपको गलत लग रहा है तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता कि हम स्ट्रीम करना बंद कर दें। अलबत्ता इसका ये सॉल्यूशन जरूर है कि आप हमारी स्ट्रीम देखना बंद कर दें। ये होता है तरीका। उसी तरीके से जिस तरीके से हमें अम्मी आयशा के साथ आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस उम्र में शादी करना गलत लग रहा है, तो हम ना तो किसी की शादी अपने परिवार में अपने घर में किसी की 6 साल की बच्ची की शादी करना पसंद करेंगे और ना खुद 6 साल की बच्ची से शादी करना पसंद करेंगे। ये होती है सब्जेक्टिव मॉरलिटी। ये हमारी सब्जेक्टिव मॉरलिटी है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। सारी दुनिया को ये लगे ये जरूरी नहीं, लेकिन आप जिस चीज को मॉरलिटी के नाम पर ऑब्जेक्टिव कहते हैं, आप ये चाहते हैं कि तमाम दुनिया आपकी उस मॉरलिटी की मुर्तकिब हो जाए, उसी मॉरलिटी को फॉलो करे, इसीलिए आप उस सब्जेक्टिव मॉरलिटी को जबरदस्ती ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी बना करके पेश करना चाहते हैं। दिस इज द डिफरेंस मुस्लिम भाई। चलिए, मैं आपकी बात समझ गया। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगा कि मैं आपको नहीं देख पाया था। मुझे लगा असल में आवाज में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाया, मुझे लगा आप भी बोले होंगे, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप मुझे थोड़े से बहुत बहुत शुक्रिया। लग रहे हैं, बाकी तीनों तो खैर जली। तो सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, एक एक चीज आप कुछ भी कहें उससे पहले एक चीज सुन लीजिए मुस्लिम भाई। मुस्लिम भाई एक चीज सुन लीजिए। मोमिन मुस्लिम साहब भाई आप जिस वक्त आप मुझसे मुखातिब हैं, उस वक्त अगर आपको मेरी कोई बात पसंद आई है तो मेरी उस बात की तारीफ करने का हरगिज ये मतलब नहीं निकलता कि आप दूसरे लोगों को कम इल्म या बेवकूफ बता करके मुझे जो है नॉलेजेबल करना कोशिश करें। नहीं नहीं नहीं, मेरे मोहतरम दोस्त 1 मिनट मेरा जो आपसे एतराज है वो 1 मिनट मेरे मोहतरम सुन ले, ताकि आप वो दोबारा चीज ना करें जो मुझे पसंद नहीं आई। आप मेरे इन सभी भाई बहनों को बेवकूफ कह करके अगर मेरी तारीफ करेंगे तो इससे मैं खुश होने वाला इंसान नहीं हूं। आप ये कहिए कि आपकी बात मुझे ज्यादा बेहतर लगी, लेकिन ये मत कहिए कि दूसरे बेवकूफ है, इससे मैं खुश नहीं हूंगा। माफी चाहता हूं। जबकि समीर भाई ना तो काफिर इनके इस सवाल का जवाब दिया और ना ही मैंने दिया। मेरे पास है और काफिर के पास भी है, लेकिन हम चाह रहे थे कि एक एक करके बात हो, बेहतरीन ढंग से बात हो। तो दीनी भाई और इनसे बात करने दिए। हम दोनों म्यूट लगा के बैठे, और अगर अभी आप बात कर रहे हो तो हम तीनों म्यूट लगा के बैठे। मुस्लिम भाई मैं आपसे बस एक सवाल करता हूं, और आपके और मेरे आपके और दीनी भाई के बीच का जो मसला है ना, हाँ मुस्लिम भाई बस एक सेकंड, मैं कह रहा हूं मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं जिससे आपकी और दीनी भाई की ये बहस जो है वो बहस ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप स्टैंड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी के ऊपर और दीनी भाई जो मुद्दा पेश कर रहे हैं वो मुद्दा है सब्जेक्टिव मॉरलिटी का। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, नहीं मोहतरम भाई आप बोलिएगा जो बोलना है, पर मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस्लाम की जो मॉरलिटी है क्या वो सब्जेक्टिव मॉरलिटी है या ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी है? आपके नजरिए से आपको क्या लगता है? इसका मुझे जवाब दे दें।
इस्लाम की मोरालिटी सब्जेक्टिव मोरालिटी है, क्योंकि उसकी जो मोरालिटी है उसको अब कयामत तक जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, सॉरी मैं हो सकता है सब्जेक्टिव बोल गया, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। सब्जेक्टिव मोरालिटी समय के साथ साथ सोसाइटी के हिसाब से और जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बदलती नहीं है। जो ऊपर वाले ने यानी कि जो जी बेहतर हो गया आपने अपनी बात जो कही है उससे मुझे ये तो जवाब मिल गया कि आप इस्लाम की मॉरलिटी को ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी एक कमी बाकी है। वो कमी भी दूर करने के लिए मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछता हूं। आपने कहा कि अब जो मॉरलिटी है इस्लाम की वो ता कयामत तक वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मॉरलिटी अब है, जिस शरीयत की आप अब बात कर रहे हैं, जिस कानून की, जिस दीन की आप अब बात कर रहे हैं, वो है दीन मोहम्मदी या फिर शरीयत मोहम्मदिया। तो ये सिर्फ शरीयत मोहम्मदिया ऑब्जेक्टिव है या इससे पहले के जो आपके अंबिया इकराम आए हैं और इससे पहले जो अल्लाह की जो नुज़ूल आई है वो भी ऑब्जेक्टिव थी या वो सब्जेक्टिव थी? सिर्फ शरीयत मोहम्मदिया ऑब्जेक्टिव है, इसका भी जवाब दे दें। देखिए, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की जो मोरालिटीज थी वो भी ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज थी, लेकिन वो एक टाइम पीरियड थी। देखिए अब जो मोरालिटी आई है उसकी डेफिनेशन के अंदर हमने देखिए दो बातें जो आप कर रहे हैं वो दोनों नहीं, ये स्टेटमेंट यही गलत हो गया। मोहतरम एक मिनट आप एक्सप्लेन कीजिए। नहीं मोहतरम एक्सप्लेन बिल्कुल कीजिए, पर मैं आपको अभी जितने लफ्ज आपने कहे उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि यही कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि वो मॉरलिटी ऑब्जेक्टिव थी लेकिन एक टाइम पीरियड के तहत, लिमिटेड टाइम पीरियड के तहत तक ऑब्जेक्टिव थी। तो जो लिमिटेड टाइम पीरियड बाउंड हो वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रहा है तो दैट इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। तो पहले आप मुझे ये क्लियर करें कि इससे पहले की जो शरीयतें या प्रॉफिट्स के जो नुज़ूल थे वो अगर ऑब्जेक्टिव थे तो वो टाइम बाउंड नहीं हो सकते, और अगर वो टाइम बाउंड थे तो वो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, वो सब्जेक्टिव ही होंगे। प्लीज इसको क्लियर करें। देखिए आप ये बात तो मानते हैं कि अल्लाह ने जितनी भी कौमें इस दुनिया के अंदर गुजरी, मानते हो यानी सुना तो होगा कि जितनी भी कौमें इस दुनिया के अंदर गुजरी है हर एक के लिए पैगंबरों को भेजा है और ताकि वो उनको राह रास्त पर लेकर आए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उन सबका जो मैसेज था वो सेम था। आप ये बात जानते हैं, तौहीद सबसे पहला मैसेज क्या था? तौहीद, यानी कि एक अल्लाह की इबादत। नहीं देखिए, मॉरलिटी का तौहीद से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। मॉरलिटी होती है वो, सुनिए मॉरलिटी होती है, आई एम सॉरी मुझे आपको मॉरलिटी का मतलब समझाना पड़ रहा है जबकि आपका टॉपिक मॉरलिटी है, तो ये बड़ा दुखद है। तौहीद इज नॉट द पार्ट ऑफ मॉरलिटी मेरे भाई, सुन लो, तौहीद मॉरलिटी का पार्ट नहीं है। तौहीद बिलीफ और फेथ का पार्ट होता है, मॉरलिटी का नहीं। तौहीद फेथ के ऊपर खड़ा होता है। और सुनिए मैं एक चीज आपको और बता दूं। नहीं मोहतरम देखो, ऐसे बात तो आपको मेरी समझ नहीं आएगी, मुझे आपकी नहीं आएगी। नहीं भाईजान, मैं आप ही के बोलने के बाद तो रेस्पॉन्ड कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं आपको बोलने दे रहा हूं के बोलने के बाद मैं रेस्पॉन्ड कर रहा हूं। मोहतरम तो सुन लो पहले यार, थोड़ा सा अगर ऐसे करोगे ना आपकी बात मुझे समझ में आएगी ना मेरी बात आपको समझ में आएगी। बल्कि आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके साथ मॉरलिटी के टॉपिक के ऊपर कोई बात करने वाला आपके मुताबिक ऐसा आदमी नहीं यहां मौजूद था अभी तक जो इस टॉपिक पे बात कर सके। तो एटलीस्ट अगर मैं आके उस मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूं तो आपको इतना फेवर तो मुझे देना चाहिए कि जो मैं मुकदमा पेश कर रहा हूं वो आप सुन। मैंने कहा तौहीद जो है वो अच्छा चले, पहले मैं आराम से तसल्ली से एक सेकंड नहीं, मैं 1 मिनट आपकी बात सुनता हूं, लेकिन फिर आप मेरी बात सुकून से सुनेंगे। जी कहिए। पहले तो एक नोट पे बात कह दूं कि आपने भी अपने चारों जो वो है बैठे हुए लोग, चारों है 3 है, उन्हें अपने थोड़ा सा इमिटेट करने की कोशिश की कि आप मेरे से पहले कोई ऐसा नहीं था जो आपके सवाल का जवाब दे दे। ये लाइटर नोट पे बात की। नहीं देखो फिर से गलत बात। मैंने कहा आप कह रहे थे ऐसा, मैंने कहा आप ऐसा कह रहे थे और आप ऐसा मान रहे थे, मैंने ये कहा।
रिवर्स कर लो स्क्रीन को भैया। जी जी जी, रिवर्स कर लीजिए। मैंने कहा, आपने कहा कि मेरे पास तो ऐसा कोई था नहीं जो मेरे से बात कर सके, आप आए हैं, ये आपने कहा, तो मैंने आपके अल्फाज कोट किए। अगर मैं ये कहता तो मैं आते ही ये बात कभी भी डिनाई नहीं करता कि आपकी इस बात से मैं खुश नहीं हुआ कि आपने मेरे 4 भाइयों की तौहीन की मुझे तारीफ करने के लिए। मैंने ये बात पहले ही आपको कही। नहीं कह रहा हूं, मैं असल में सीधी बात करने का थोड़ा सा कायल हूं। मैं आपसे इस बारे में ज्यादा वो नहीं करूंगा, जो आप कह रहे हैं सही है, मैं गलत, आप सही है। आप मेरी बात सुनिए कि अगर कोई इंसान नेसेसिटी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही ना माने और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को मानता हो, क्या ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं? जब तक आप नेसेसिटी बीइंग को नहीं मानेंगे तो उसकी दी हुई मोरालिटी को किस तरीके से मान लेंगे? तो तौहीद इज द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी तभी अराइज होगी जब मैं अल्लाह पर बिलीव करूंगा। अगर मैं अल्लाह को मानता ही नहीं तो फिर मैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को कैसे मान लूंगा? आप खुद बताओ यार। ठीक है, आपकी बात मुकम्मल हो गई, अब मैं आपको जवाब देता हूं। सबसे पहली बात तो आप हजरात के साथ बात करने का सबसे बड़ा मसला यही है कि आप हजरात बगैर चीजों को डेप्थ में समझे, सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ लोगों के आर्ग्यूमेंट को उठा करके उनको बेस बना लेते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स का और अपने फेथ का। आपको ये किसने बताया है कि जब तक मैं नेसेसरी बीइंग को नहीं मानूंगा तब तक मैं मॉरल नहीं हो सकता, मैं इमोरल ही रहूंगा? ये जो एक कॉन्सेप्ट है आपका, लेकिन अब आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैंने आपको सुना ना, अब आप मोहतरम मेरी बात सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए अपना। मेरा हरगिज ये मानना नहीं है कि एक नेसेसरी बीइंग का होना या ना होना वो मेरी मॉरलिटी को किसी भी तरीके से इंपैक्ट या इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो इंसान अगर इसलिए अच्छा है कि उसको ये लगता है कि वो किसी नेसेसरी बीइंग के सामने अकाउंटेबल है, इसलिए वो अच्छा है, तो फिर ये उसकी अपनी अच्छाई नहीं है, ये उसका डर है। अगर किसी इंसान को ये लगता है कि कोई नेसेसरी बीइंग उसको उसके अच्छे कामों का रिवॉर्ड देने के लिए बैठा है और बुरे कामों की सजा देने के लिए बैठा है, तो वो इंसान हरगिज अच्छा इंसान, अच्छे अमल वो जो कर रहा है वो उसकी मॉरलिटी नहीं है, वो उसकी मजबूरी है, वो उसका डर है। और अगर बुरे काम से रुक रहा है तो वो भी उसकी अच्छाई नहीं है, उसका डर है, उसका खौफ है, क्योंकि उसको ये लगता है अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो वो नेसेसरी बीइंग मुझे रिवॉर्ड देगा और अगर मैं बुरा काम करूंगा तो वो नेसेसरी बीइंग मुझे सजा देगा। लिहाजा मैं इस बात को सबसे ज्यादा वर्स्ट मानता हूं दुनिया में कि आप एक नेसेसरी बीइंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट करके फिर आप अच्छाई और बुराई को डिफाइन करते हैं, क्योंकि फिर वो अच्छाई और बुराई आपकी नहीं होगी, वो अच्छाई और बुराई उस नेसेसरी बीइंग की होगी जिसको आप फॉलो करते हुए किसी चीज को अच्छा और बुरा मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जिना को बुरा मानते हैं क्योंकि आपके नेसेसरी बीइंग ने आपको कह दिया कि जिना हराम है, लेकिन आप गुलाम बनाई हुई लौंडियों के साथ हम बिस्तरी करने को आप हलाल मानते हैं क्योंकि उसी नेसेसरी बीइंग ने आपको यह कह दिया कि यह हलाल है। वल मुहसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम। तो मसला मेरे मोहतरम दोस्त यहाँ पे आपकी मॉरलिटी, गलत मत पढ़िए कुरान। नहीं भाई आप अरबी के ज्यादा माहिर होंगे, आप अरबी के ज्यादा जानने वाले होंगे, मैं शायद कम जानने वाला हूंगा, मगर बहरहाल मैं कोट कुरान ही कर रहा हूं, मैं कोट वो मुद्दा ही कर रहा हूं जो आपका कुरान बयान कर रहा है। अब मेरा आपसे सीधा क्वेश्चन ये था भाईजान, मेरा क्वेश्चन अब पूरा होने वाला है, बस 10 सेकंड मुश्किल से मैं और चाहूंगा आपसे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर भी आपकी बातचीत सुन करके मुझे ये ख्याल आया कि मुझे आपके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शायद आप इस दुनिया के पहले ऐसे शख्स हैं जिसके साथ मैं मॉरलिटी के टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का उसूल है कि मैं 2 टॉपिक पे कभी डिबेट नहीं करता। टॉपिक नंबर 1 एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, टॉपिक नंबर 2 मॉरलिटी, क्योंकि मुझे पता है कि इनका कोई अंत नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। एट द एंड जब आप ये डिस्कशन खत्म करके जाओगे, ना आपके हाथ में कुछ होगा ना मेरे हाथ में कुछ होगा। आपके हाथ में वही होगा जो आपने पहले से माना हुआ है और मेरे हाथ में वही होगा जो मैं जानता हूं। फिर भी मैं आपके साथ कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा मुकम्मल करना होगा। लेकिन मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा था
कि इस्लाम और अल्लाह की जो मॉरलिटी है वो सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव। आपने इसको दो पार्ट में, एक शरीयत मोहम्मदिया में, एक पहले के अंबिया के पार्ट में आपने ये माना है कि वो ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी है। और मैं ये समझता और जानता हूं उस किताबी इल्म से कि ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी कभी भी चेंज नहीं होती। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं वंस अगेन, फिर से मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके अल्लाह की मॉरलिटी ऑब्जेक्टिव है एंड नोबडी कैन चेंज दैट, तो फिर मूसा के जमाने में, ईसा के जमाने में शराब पीना हलाल था लेकिन गुलाम लौंडिया हराम थी, मगर शरीयत मोहम्मदिया में शराब पीना हराम हो गया और गुलाम लौंडिया हलाल हो गई। अगर आपके अल्लाह की मॉरलिटी ऑब्जेक्टिव है, नोबडी कैन चेंज दैट, इट्स अनचेंजेबल, तो फिर क्यों शरीयत के साथ साथ आपका अल्लाह अपनी मॉरलिटी को चेंज कर देता है? अगर आपकी मॉरलिटी ऑब्जेक्टिव है तो जो चेंज हो जाए वो तो सब्जेक्टिव मॉरलिटी है। जो पर्सन टू पर्सन जिसके ख्यालात, जिसके पॉइंट्स बदल जाए वो तो सब्जेक्टिव चीज होती है। आप क्यों मानते हैं कि मूसा की, ईसा की और मोहम्मद की मॉरलिटी एक है और वो ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी है? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। थोड़ा सा भाई ये बोलने देना। मैं कह रहा हूँ सबसे पहली बात तो ये आपने बोला पर्सन टू पर्सन डिफर करने वाली जो चीज होती है वो सब्जेक्टिव मोरालिटी होती है। बिल्कुल सही बात है, आपने डिफाइन कर दिया पर्सन टू पर्सन, नेसेसिटी बीइंग टू नेसेसिटी बीइंग नहीं। ये अच्छी बात करी। तो सब्जेक्टिव मोरालिटी आप उसे कह नहीं सकते क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर रही है। नेसेसिटी बीइंग है अगर अपनी मोरालिटी के अंदर कुछ चीजों को, बेसिक प्रिंसिपल सेम है लेकिन कुछ चीजों को कुछ खास मुद्दत के लिए अगर अलाउ करा फिर उसके बाद बैन कर दिया तो इसका मतलब कतई, क्योंकि वो नेसेसिटी बीइंग है। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का सोर्स वो है तो वो जब चाहे ऑब्जेक्टिवली, मतलब ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को चेंज कर सकता है क्योंकि सब्जेक्टिव मोरालिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। तो नेसेसिटी बीइंग से आई हुई कोई भी मोरालिटी जो होगी वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकती। दूसरी बात आपने कही कि भाई तुम जो है वो अल्लाह के डर से जो है किसी गरीब की मदद करते हो या कोई भी अच्छा काम करते हो। तो भाई ऐसे तो कोई एथिस्ट या फिर मुसलमान ना हो, वो भी तो कुछ केमिकल्स के चक्कर में ही अच्छे काम करता है। मैं गरीब को अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह न करे मैं एथिस्ट बन जाऊं तो मैं किसी को अगर पैसे दूंगा तो किस लिए दूंगा यार? वो जो कोई भिखारी खड़ा हुआ था उसे मैंने 20 रुपए दे दिए, मुझे अच्छा फील हुआ। एक स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन, एक स्पेसिफिक टाइप का जो केमिकल है वो मेरे दिमाग के अंदर सिक्रीट हुआ। उस सिक्रीशन के लिए मैंने उसे पैसे दिए क्योंकि मुझे प्लेजर मिल रहा था। अगर मुझे प्लेजर ना मिल रहा होता उसको पैसे देने में, कौन दे रहा है पैसे? आप दे दोगे पैसे, किसी कीमत पे भी नहीं देने को। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम किसी ना किसी चीज को बेस बनाकर कुछ अच्छे और कुछ बुरे काम करते हैं। बुरे काम के पीछे भी यही होता है, कुछ ना कुछ केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि आप अल्लाह के डर से अच्छे काम कर रहे हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप भी तो कुछ केमिकल की तलाश में ही कुछ अच्छे काम कर रहे हो, कुछ उनका केमिकल्स का सिक्रीशन हो रहा है। मैं तो ये बात कहना चाह रहा था। थोड़ा कंसाइज रखना भाई, थोड़ा सा अब सोने जाऊंगा यार, जल्दी जल्दी जवाब देना, ठीक है भाई? तो देखिए मोहतरम, सबसे पहले तो आपने अपना मुद्दा तो पेश किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ आपने मेरा मुद्दा भी पेश कर दिया। आपने अपनी अच्छाई और अपनी बुराई से बचने की वो अच्छाई और वो बुराई जो आपके अल्लाह ने डिफाइन की है, जिसको आप नेसेसरी बीइंग कह रहे हैं, आपने उसको तो एक्सप्लेन किया ही, मगर आपने साथ ही साथ मेरा भी एक्सप्लेन कर दिया कि मैं क्यों अच्छाई या बुराई करता हूं। तो मैं आपकी रहनुमाई के लिए और आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी खुशी हासिल करने के लिए, अगर मैं अपना सुकून हासिल करने के लिए कोई अच्छा काम करता हूं और अगर मैं अपने दिल को तस्कीन देने के लिए कोई अच्छा काम करता हूं या मैं लोगों को दिखाने के लिए कोई अच्छा काम करता हूं, तो ये भी मेरा सब्जेक्टिव ही है और मैं इसको भी गलत मानता हूं। सुन लीजिए इस बात को आप। अपनी खुशी के लिए किया गया दूसरों का परोपकार भी आपको कोई फल नहीं दे सकता, आपको कोई फायदा नहीं दे सकता। दुनिया को दिखा करके किया गया दान पुण्य भी आपके किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ दान वही काम का है जो छुपा करके दिया जाए और जिसको देने वाला दे करके खुद भूल जाए। और अच्छा काम भी वही है जो आदमी इसलिए ना करे कि मुझे अच्छा लग रहा है, बल्कि इसलिए करे कि वो इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो। एज ए ह्यूमन बीइंग इंसान की मदद करना, इंसान की तकलीफ में उसके साथ खड़ा होना,
ये अपनी जिम्मेदारी समझ करके अगर कोई करता है तो ही उसका अच्छा काम मेरी नजर में अच्छा काम है। अगर वो इस ख्याल से कर रहा है कि आज ये परेशान है, ये तकलीफ में है, लिहाजा मैं इसकी मदद कर रहा हूं क्योंकि कल को जब मुझे जरूरत होगी तो कोई और मेरी मदद करेगा, तो फिर ये भी अच्छा काम इंसान ने निष्काम नहीं किया, बगैर किसी इच्छा के नहीं किया, उसकी इसमें इच्छा शामिल है, यानी कि उसमें उसकी सेल्फिशनेस शामिल है, और सेल्फिशनेस के साथ कितना ही बड़ा किया हुआ काम भी मेरे लिए व्यर्थ है, बेकार है। तो मेरे भाई ये तो आपका, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जो आपने गलत बताई थी, सर एक सेकंड मेरी बात पूरी नहीं, जो आपने गलत बताई थी जिसको मैंने सही बता दिया, मैंने आपको फिर से ले जाना चाहता हूं मेरे उसी सवाल की तरफ जिसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया कि अगर आपके अल्लाह की, एक सेकंड आप डाउट अपनी बारी में करेंगे, आप डाउट अपनी बारी में कर लेना मेरे भाई, मेरी बात मुकम्मल होने दो, वो बीच में रह जाएगी। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है कि अगर आपके अल्लाह की मॉरलिटी ऑब्जेक्टिव है तो वो नबियों की शरीयत के साथ साथ तब्दील क्यों होती है, और अगर वो तब्दील होती है तो वो कैसी ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी है? मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये जो उसूल निकाला कि बिना किसी इच्छा के ही काम किया जाना चाहिए, किसी के साथ अगर कोई मनुष्य परोपकार करे तो उसके पीछे का जो मकसद होना चाहिए, उसके पीछे का जो कारण होना चाहिए वो निष्कर्ष होना चाहिए, मतलब उसके पीछे कोई वो नहीं होनी चाहिए अंदर लालच या किसी भी तरीके का वो सेवा भाव होना चाहिए अल्टीमेटली, और एक रात को छुप के देना चाहिए, एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले, इस तरीके से दे। ये आपने कहाँ से निकाल लिया? क्या ये आपको कहीं किसी किताब में पढ़ी आपने ये बात, या आपके मन को ऐसा लगता है कि ये बात सही है? ये एक ऐसा शाश्वत सत्य है, ये एक ऐसा अनचेंजेबल ट्रुथ है जो आपको अपने चारों तरफ नेचर में नजर घुमाने पर नजर आएगा। आप मुझे बताइए कि सूरज रोजाना अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर राइज और मुकर्रर वक्त के ऊपर गुरूब होता है, इसके बदले में सूरज क्या चाहता है? आप मुझे बताइए कि बादल जब अपने मौसम पर बरसते हैं तो वो बारिश की बूंदें जमीन पर पहुंचाने के लिए बादल आपसे क्या मुतालबा करते हैं? मुझे बताइए ये जो हवा जो आपकी और मेरी सांस लेने का जरिया है, ये आपको और मुझे जिंदगी बख्शने के बदले में आपसे क्या चाहते हैं? मुझे बताइए वो जमीन जो आपके लिए गल्ला पैदा करती है, जमीन से अनाज चावल और धान निकालती है, वो आपसे इसके बदले में क्या मांगती है? सिर्फ आपका कर्म मांगती है, सिर्फ आपका एक्ट मांगती है, और वो एक्ट इंसान अपने लालच के लिए करता है, लेकिन जमीन को इसका कोई फायदा मैसर नहीं है। जमीन को आप पैसे नहीं देते अनाज के, आप पैसे देते हो उस व्यक्ति को जो आपको अनाज दे रहा है उगा करके, और वो व्यक्ति आपसे पैसा लेता है जो आपको अनाज दे रहा है। जमीन आपसे कभी पैसा नहीं मांगती। तो जब उस खालिके कायनात, उस नेसेसरी बीइंग की बनाई हुई हर चीज बिना भेदभाव के, बिना कोई तर्क कुतर्क के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना कोई एवज में आपसे लिए, जब आपको सारी की सारी चीजें सेवा भाव से दे रही है, निष्काम दे रही है, तो फिर क्या उस नेसेसरी बीइंग की बनाई हुई कायनात इंसान नहीं है? क्या उसको दूसरे इंसान को के लिए कुछ करने के लिए, उसको कुछ फायदा पहुंचाने के लिए उससे अपना कोई ग्रीड, कोई लालच, कोई फायदा देखना चाहिए? ये आपको एक ऐसी सच्चाई है जो आपको कायनात पर गौर फिक्र करने को देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका खुदा खुद फरमाता है कि अगर तुम देखना चाहते हो, अगर तुम जानना चाहते हो अपने रब को, तो इस कायनात पे गौर फिक्र करो, जो आप करते नहीं हो। आपके सामने तो कायनात मौजूद है, आप क्यों नहीं देखते इसको? आप क्यों एक किताब के पीछे भाग रहे हो? आप क्यों एक आदमी को ऐसे को नबी बना करके बैठे हो और उसी की बात को आप अटल सत्य मानते हो, जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिस पर उतरते हुए जिब्रील को आपने देखा नहीं, जिसकी कुरान की आयतें उसके पास आ रही हैं अल्लाह की तरफ से, इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप एक ऐसे अल्टीमेट ट्रुथ को छोड़कर जो आपकी आंखों के सामने है, आप एक ऐसी चीज पर ईमान लाने के लिए मजबूर क्यों हो जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, जिसके होने का कोई पुख्ता सबूत आपके पास नहीं है? यार भाई आप थोड़ा सा बहुत डिटेल में बात करने लगते हो, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट चला करो, मजा मतलब आदमी को अच्छी तो लगती है बातें, लेकिन यार थोड़ा सा उकता भी जाता है आदमी इतना ज्यादा वो सुनने में। तो मैं ये कह रहा था भाई, आपने बोला कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिना किसी ग्रेड के, बिना किसी चीज के जो है वो जो है हमें सेवा प्रदान करती हैं। बहुत सारी नेचुरल चीजें ऐसी हैं भाई, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन जो देते हैं वो हमारे चक्कर में नहीं देते। अगर वो ऑक्सीजन ना रिलीज करें तो वो खाना ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनका जो मैकेनिज्म नेसेसिटी बीइंग ने बनाया है वो इस तरीके का बनाया है कि अगर वो जो वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगर नहीं तोड़ेंगे जो नेचर के अंदर मौजूद है, तो वो खाना ही नहीं बना पाएंगे, ग्लूकोज ही नहीं बना पाएंगे।
जो आपने मिट्टी की बात करी, मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया उसको फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर वो मिट्टी वहां पर अवेलेबल ही ना हो और जो बैक्टीरिया है उसको फर्टाइल ही ना बनाए, तो वहां से वो अपना खाना अगर नहीं लेंगे तो जिंदगी चल ही नहीं पाएगी उनकी। तो वो हमारे लिए नहीं बल्कि अपनी एक नेचुरल प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सन जो है वो कुछ भी नहीं है, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उनका कुछ बाई प्रोडक्ट हमारी पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है। तो इसका मतलब उनके अंदर ये सिफात किसने पैदा की? उनके अंदर ये सिफात किसने पैदा की? यस यस। तो आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है ये एक एथिस्ट के सामने तो वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन उसके सामने वैल्यूएबल नहीं हो सकता जो कह रहा है कि एक नेसेसरी बीइंग है जिसने इस कायनात को खल्क किया और इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये इस तरीके से काम करे, क्योंकि उसका इस तरीके से डिजाइन होना ही। सुन लीजिए नेसेसरी बीइंग ने इस कायनात को डिजाइन ही इस तरीके से किया है ताकि हम एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करें। लेकिन मेरा मुद्दा यह है ही, मेरा मुद्दा यह है कि जिस तरीके से इस नेसेसरी बीइंग कायनात बगैर किसी फल की उम्मीद किए बगैर, जैसे ये पूरे कायनात नेसेसरी बीइंग की क्रिएटेड कायनात जैसे बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्तव्य अपना कर्म पूरा कर रही है, एक ह्यूमन को एक इंसानियत को इस ताल्लुक से कि वो भी नेसेसरी बीइंग की कायनात है, उसको भी अपना अपना काम इसी तरीके से करना चाहिए। यदि वो कोई इच्छा रख करके कोई फल की कामना करके अगर वो किसी कर्म को कर रहा है तो उसका कर्म जो है उस नेसेसरी बीइंग को समर्पित नहीं हो सकता। लालच में करे ख्वाह डर में करे, यही तो आपको समझा रहा हूं मैं तब से। गलत बात कर रहे हो भाई, आपको समझा क्या रहा हूं? बहुत बड़े बड़े ब्लंडर कर दिए आपने, मैं क्या क्या बताऊं आपको। मेरी बातें जिन लोगों के फेथ के अगेंस्ट होती है ना, मेरी बातें जिसको लगता है मुसलमान को कि मेरी बातें उसकी उस कुरान उसके उस खुदा जिसको उसने खालिक कायनात समझा और माना है और उस नबी जिसको भेजा गया अपॉइंट करके मैसेज देने के लिए, मेरी बातें जब उनके खिलाफ जाती है तो एक मोमिन को मेरी बातें ब्लंडर ही लगती है। लेकिन जो अकल रखते हैं, जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो तर्क रखते हैं, जो रियलिटी को देख करके उसको अपनाने का उसको एक्सेप्ट करने का दम रखते हैं, उनको मेरी बातें ब्लंडर नहीं लगती, उनको मेरी बातें शाश्वत सत्य लगती है। और आप मुसलमानों को मेरी बातें तब तक ब्लंडर लगेंगी जब तक आप उसे किताब के जंजाल से बाहर नहीं निकलेंगे। यार आप एक वर्ड को भी चार तरीके से बोलते हो यार। भाई थोड़ा मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कंसाइज रखा करो, बहुत ज्यादा मतलब मैं ये नहीं कह रहा, आप जो भी बोल रहे होगे अपने हिसाब से सही बोल रहे हो। टैलेंट कहते हैं मेरे प्यारे मित्र, इसको बात करने की भाषा शैली कहते हैं, इसको वक्तत्व की निपुणता कहते हैं कि एक बात को मैं आपको 4 बार नहीं 40 बार समझा सकता हूं या 40 तरीके से समझा सकता हूं। आप किस तरीके से समझना चाहते हैं ये मुझे बता दें भाई। इसको वक्तव्य की और जो भी आपने निपुणता बोला ये वहां पर सही रहेगा जहां पर आपके लेवल का बंदा बैठा हो। भाई हम तो पहली बार स्ट्रीम में आए, हमें तो आपने बिल्कुल समझते हैं कि आप मेरे लेवल के नहीं हैं, यानी कि आप खुद अपने आप को मेरे सामने छोटा समझ रहे हैं। मैं कहता हूं यही आपका केवल एक सबक है कि यदि आप ये समझ रहे हैं कि आप मेरे लेवल के नहीं हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपना लेवल इंक्रीज करें। मैं बताऊं कि मैंने ये लेवल पाया है ज्ञान से, तो आप ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान पाएं आप। मैं नहीं समझ रहा कि मैं आपसे छोटा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको नेसेसिटी बीइंग ने थोड़ा सा ज्यादा स्पीच की और ओरिएंटेशन की, ओरिएंटर की, एंकर। मेरी और नेसेसरी बीइंग की कभी बातचीत नहीं हुई, मेरी और नेसेसरी बीइंग की कभी मुलाकात नहीं हुई, तो ये बात सिरे से गलत है कि मुझे नेसेसरी बीइंग ने कुछ ज्यादा दिया है। मैंने इस प्रकृति के अंदर जितना ज्ञान है उसको अर्जित करने की कोशिश की है, उसको पाने की कोशिश की है, और मैं समझता हूं कि मेरा ज्ञान इस प्रकृति के ज्ञान के 0.0000001% भी नहीं है। यार आप भाई बहुत अलग अलग लेवल की बातें करने लगे। आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा सेंटर में को आओ यार। आप पता नहीं कहां इस लेवल को लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिसका इस्लाम में कोई जिक्र नहीं है। ना आपके यहाँ कॉन्शियसनेस का जिक्र है, ना आपके यहाँ आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी का कोई जिक्र है। आपको तो सिर्फ भेड़े बना करके एक चरवाहे ने हाँक दिया और जिस तरफ बाकी भेड़े चली आप भी उन्हीं के पीछे पीछे चल पड़े।
मैं भेड़ चाल में चलने वाला नहीं, मैं लोगों के संगठन में खड़ा होकर के साथ रहने वाला नहीं। और ये सत्य है, ये सच है कि जब कोई आदमी एक ग्रुप और एक समूह से अलग जाता है तो वो समूह और वो ग्रुप उसको खींच करके वापस उसी में लाने की कोशिश करता है। यदि वो ना आए और उनके कब्जे में ना आए तो उसको समाप्त कर देना चाहता है। ये सिर्फ इस्लाम की समस्या नहीं है, ये दुनिया के हर बिलीफ, हर एक जो है विचारधारा, हर एक विश्वास की यही समस्या है कि वो चाहते हैं कि आप उनके जैसे रहे, आप उनके जैसे बोले, आप उनके जैसे विचार रखें। मगर मैं किसी विचार का गुलाम नहीं, मैं किसी विचारधारा का गुलाम नहीं, मैं किसी समूह का गुलाम नहीं, मैं हूं अपने स्वयं के ज्ञान के ऊपर निर्भर व्यक्ति। मुझे जो लगता है वो मैं मानता हूं, मुझे जो उचित लगता है मैं उसको उचित मानता हूं, जो अनुचित लगता है वो अनुचित मानता हूं, क्योंकि मैं किसी समाज और किसी विचारधारा के साथ अपने आप को नहीं जोड़ता। मैं जोड़ता हूं अपने आप को परम सत्ता, परम परमेश्वर, ईश्वर के साथ, जिसको आप नेसेसरी बीइंग कहते हैं। मैं जोड़ता हूं अपने आप को अपने ज्ञान के साथ, मैं जोड़ता हूं अपने आप को अपनी कॉन्शियसनेस के साथ। जो फ्रीडम या जो कैपेबिलिटी अभी आपने प्राप्त नहीं की, जिस दिन आप प्राप्त कर लोगे तो आप भी मेरी तरह इस ग्रुप से अलग थलग नजर आओगे। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात है, मैं आचार्य प्रशांत रजनीश ओशो के चैनल पे जाके कर लूंगा, ये मुझे मत बताओ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं ओशो का भी अनुसरण नहीं करता। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ओशो का भी अनुसरण नहीं करता। यदि मैं ओशो का अनुसरण करने लगूंगा तो मैं ओशो के ग्रुप में हो जाऊंगा। मेरे विचार केवल मेरे हैं, मेरा ज्ञान केवल मेरा है, वो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर नहीं है। मैं आपको यही समझा रहा हूं। भाई मैं ये कब कह रहा हूँ कि तुम ओशो को मानने वाले हो, तुम आचार्य प्रसाद को मानने वाले हो। मैंने कहा कि इस प्रकार की जो ज्ञान की बातें हैं ना, हूं मानने वाला ओशो का, लेकिन मैंने कहा कि मैं ओशो के ऊपर पूर्णतः निर्भर नहीं हूं। मैं ओशो का भी वही विचार लेता हूं जो मुझे तर्कसंगत लगता है। अरे तो प्यारे भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम ओशो की जो है पूरे भक्त हो या ओशो की भक्ति में विलीन हो। मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो सारी बातें आप मुझसे कर रहे हैं, ये सब जो है, मैं आचार्य प्रशांत, रजनीश, ओशो और मेरा टॉपिक था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी। आप मुझे इसका जवाब नहीं दे पाए हैं कि आपके अल्लाह की मॉरलिटी अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो वक्त के साथ चेंज कैसे होती है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नेसेसरी बीइंग की चेंज हो सकती है, क्योंकि सब्जेक्टिव मोरालिटी की डेफिनेशन के अंदर ये आता है कि वो चेंज बिल्कुल अगर आप ये मान रहे हो कि चेंज हो सकती है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपके नेसेसरी बीइंग की मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, आप उसे सब्जेक्टिव मोरालिटी मानिए। अरे जो चेंज हो जाए वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। जो सारी दुनिया के इंसानों के लिए एक जैसी है वो ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी होती है, जो अलग अलग इंसानों के लिए बदल जाए वो सब्जेक्टिव मॉरलिटी होती है। आपको इतनी छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्या प्यारे भाई आप बता सकते हैं क्या कुरान बदला जा सकता है क्या सारी दुनिया के इंसानों के लिए, चाहे वो माने ना माने? कुरान तो मल्टीपल टाइम्स बदला गया है, कुरान मल्टीपल टाइम बदला है। कुरान मैं आपको कुरान के बदलने की दलील दे रहा हूं। रुकिए सुनिए, होल्ड कीजिए, अपने घोड़े की लगाम खींचिए और सुनिए। आप अपने घोड़े की लगाम खींचिए और सुनिए कि कुरान कितनी बार बदला। कुरान सबसे पहले कहता है कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने कुछ हलाल गिजाएं पैदा की हैं और उसमें अंगूरों से निकलने वाला रस भी तुम्हारे लिए बेहतरीन गिजा, यानी शराब की बात करता है, उसको बेहतरीन गिजा कहता है। उसके बाद कुरान कहता है, यार देखो अगर बीच में बोलोगे तो मैं बात नहीं करूंगा, तुम फिर मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम आदमी हो अगर तुम जवाब नहीं सुनना चाहते। तो मैं कुरान के बदलने की बात करूं, जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं कुरान कितनी बार बदलता है। आपकी और मेरी जो बातचीत शुरू हुई थी मॉरलिटी पे, तो मेरा पहले नहीं, एंजल बहन इस भाई को या तो रोको या तो इस भाई को बैक स्टेज करो, क्योंकि मैं ऐसे बात नहीं रख सकता। आपने ये सवाल करता है जवाब नहीं भाई, आप ना कहीं अच्छी जगह इलाज करवाओ वरना आपका मामला गंभीर है। भाई आपने अभी मुझसे सवाल क्या किया है कि कुरान कब बदला, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं, तो सुनोगे ना जवाब या नहीं सुनोगे? डर है आपको डर लग रहा है कि मैं कुरान चेंज हुआ साबित कर दूंगा, इसलिए आप इतना बौखला रहे हो? तो आप पहले सुन लो, मैं बता रहा हूं कुरान कितनी मर्तबा चेंज हुआ है। जब आपकी मेरी बात, अच्छा मुझे लगता है ये मुस्लिम भाई जो है एंजल बहन, वो अब नहीं बोलेंगे, इनको ऐड कर लो, लेकिन इनको हिदायत दे दो कि जब मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं तो ये जवाब सुने, फिर मुकम्मल होने पर अपनी बात करें। इनको ऐड कर लो स्टेज पे, कोई मसला नहीं, लेकिन भाई देखो जवाब सुनो जब सवाल करते हो तो। जब इन्होंने
दोस्तों मेरे से ये बात की थी कि सब्जेक्टिव मॉरलिटी और ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी के ऊपर, तो मैंने पहला आर्गुमेंट ही इनको शराब का दिया था कि मूसा और ईशा के जमाने में शराब जायज थी और लौंडिया हराम थी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शराब हराम हो गई, लौंडिया हलाल हो गई, माले गनीमत हलाल हो गया जो पिछली कौमों पर हराम था। अब इन्होंने कहा कि कुरान कब तब्दील हुआ है, तो देखिए कुरान के बदलने के सबूत चार, एक नहीं चार कुरान ही के अंदर मौजूद है। कुरान पहले शराब को हलाल गीजा कहता है, दूसरे नंबर पर कुरान जो है वो शराब को कहता है कि इसमें कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, यानी कि कुरान तस्लीम करता है कि शराब के फायदे भी हैं। वो फायदे क्या हैं ये कुरान ने नहीं बताया, ये मोमिन भाइयों को पता करने चाहिए क्या फायदे हैं, लेकिन कहता है नुकसान ज्यादा है। तीसरे नंबर पर कुरान कहता है कि नमाज के करीब मत जाओ शराब नशे की हालत में, यानी कि ये नहीं कहता कि बगैर नमाज के औकात में शराब मत पियो, वो पीने की इजाजत देता है, सिर्फ नमाज के औकात में पीने से रोकता है। चौथे नंबर पे कहता है कि बेशक जुआ और शराब शैतानी अमल है। कुरान की तब्दीली के 4 सबूत तो कुरान ही के अंदर मौजूद हैं, वही लिखा हुआ है कि अल्लाह अपनी मॉरलिटी को कैसे कैसे चेंज कर रहा है। इससे ज्यादा क्या प्रूफ दूं मैं आपको? अब आप बोलिए। भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये इस वक्त कुरान है, क्या उसके अंदर जैसा कि कुरान के अंदर लिखा हुआ भी है, कुरान के अंदर चेंजेस नहीं किए जा सकते, तो क्या नेसेसरी बीइंग जब ये बात कह रहा है कि वी कैन नॉट इधर लिखा है कुरान में चेंज नहीं किए जा सकते? नहीं, कुरान के अंदर चेंज नहीं किए जा सकते का मतलब ये, अरे एक सेकंड, ये कुरान में किधर लिखा है, कौन सी आयत में लिखा है, कौन से चैप्टर में लिखा है? नहीं यार वो दूसरी आयत थी। इसीलिए कहते हैं कि जब आप बगैर दलील के दावा करते हैं और सामने वाला दलील मांग ले तो फिर आपके पास सिर्फ खामोशी बचती है। नहीं खामोशी नहीं बचती, मैं ये कह रहा हूँ कि बताइए कि कौन सी सूरह की कौन सी आयत में अल्लाह कहता है कि ये कुरान चेंज नहीं हो सकता? कुरान चेंज नहीं हो सकता, इसकी मैं दलील देता हूँ। कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई है, कुरान जो है वो सिर्फ कुरान के मुकम्मल होने की गवाही देता है, उसके अनचेंजेबल होने की नहीं देता। वो कहता है मा अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, चेंज नहीं हो सकता, ये आपने जोड़ा, कुरान ने नहीं कहा। चलिए अगर कोई चीज परफेक्ट हो, कोई चीज परफेक्शन की हद तक पहुंच जाए तो क्या उसके अंदर चेंज किए जा सकते हैं? कुरान कहां कहता है कि कुरान परफेक्ट है? ये भी आयत पेश करें, ये भी आपने जोड़ा। एक सवाल मैंने ये नहीं कहा, मैं भी कुरान तक आप मुझसे 1000 सवाल करें, मैं आपके 1000 सवाल को एंटरटेन करूंगा, लेकिन मेरे एक भी सवाल का जवाब आप नहीं देते। अगर कोई चीज परफेक्ट है तो क्या उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं? आपको साबित करना पड़ेगा ना मेरे मोहतरम दोस्त कि कुरान परफेक्ट है। कुरान कहां कह रहा है कि कुरान परफेक्ट है? कुरान को ये कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि कुरान नेसेसरी बीइंग ने पहुंचाया है, तो कोई आपके मानने से जरूरी तो नहीं है ना कि मैं भी मान लूंगा। नहीं, आप सिर्फ मानते हैं, आपके पास दलील नहीं है, आप बेदलील मानते हैं। आप तो ये भी मानते हैं जिब्रील है, आप तो ये भी मानते हैं कि अल्लाह का अर्श है, आप तो ये भी मानते हैं कि 70,000 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, लेकिन आपके मानने की दलील आपके पास नहीं, तो आप माने, शौक से माने, मुझे क्यों मनवाना चाहते हो? भाई मैं आपसे पहली बात तो ये कर दूं कि ये जो दलीलें हैं ना कुरान से और हदीस से, मैं कुरान को इतना पढ़ा नहीं है और हदीस को नहीं पढ़ा, ये मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी देंगे और पहले वो आपसे सॉरी बुलवाएंगे उसके बाद। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो चीज, मैं तो आपसे सिर्फ लॉजिक से बात कर सकता हूँ, लॉजिकली, क्योंकि मैंने आते ही ये बात बोली थी इनसे कि मैं कुरान के, आप इनसे पूछ लीजिए। लॉजिक ही पे बात कर रहा हूँ मेरे मोहतरम दोस्त, मुझसे आप लॉजिक पे ही बात करें। मुझे सिर्फ आप ये बताएं, अगर आप लॉजिक की बात करते हैं, अगर आप लॉजिक की बात करते हैं तो मुझे ये बताइए कि इस बात में क्या लॉजिक है कि आपका कुरान कहता है कि हमने हर शय को जोड़े में पैदा किया है। क्या इस कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी जोड़े में है? भाई मैं कुरान की इंटरप्रिटेशन, क्या पेड़ पौधे जोड़े में है? अरे मैं क्या, पेड़ पौधे जोड़े में है क्या? पुरानी आयत और हदीस की इंटरप्रिटेशन मत पूछिए, आप सिस्टर से पूछिए। मैंने आती पहली बार, मैं इंटरप्रिटेशन नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे वही दावे के मुतालिक सवाल पूछ रहा हूं जो दावा आपका कुरान करता है। आपका कुरान कहता है कि मां के पेट में क्या है इसको सिर्फ अल्लाह जानता है। तो ये इस पे मैं क्यों ना आपको सवाल करूं कि आज डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड मशीन जानती है कि मां के पेट में क्या है, तो क्या अल्लाह का ये कलाम झूठा नहीं हो जाता? मैं आपसे ये कहता हूं कि जो आप जिस आयत का सबसे ज्यादा दावा देते हैं,
कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कि ए नबी कह दो इन काफिरों से कि तुम जिसकी इबादत करते हो उसकी मैं इबादत करने वाला नहीं, और जिसकी मैं इबादत करता हूं उसकी तुम कभी इबादत नहीं करोगे। सारा अरब मुसलमान हुआ, सारे अरब ने उसी खुदा की इबादत की जिस खुदा की इबादत मोहम्मद किया करता था। क्या मैं इसको लॉजिकल मानूं? भाई मैंने आपसे आते ही पहले ये बात बोली थी कि मैं कुरान और हदीस के इंटरप्रिटेशन से बात नहीं कर सकता। इनसे पूछ लो आप मुझसे पत्थर मूसा के कपड़े लेकर के भाग जाता है, मूसा उसके पीछे पीछे दौड़ लगाता है कि पत्थर रुक जा मेरे कपड़े लौटा दे। क्या मैं इसको लॉजिक मानूं? पत्थर के पीछे एक यहूदी छिप गया है और वो पत्थर मुनादी कर रहा है कि ए मुसलमानों, एक आखिरी यहूदी इस रूहे जमीन पे जो बाकी है वो मेरे पीछे छिपा है, लिहाजा आकर के इसको कत्ल कर दो। क्या मैं इसको लॉजिकल मानूं? एक पेड़ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसको आने की खबर मिलती है, उसको पता चलता है कि इस मुकाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरने वाले हैं, वो सब्र नहीं कर पाता और जमीन को चीरता हुआ जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुक करके सजदा करता है। क्या मैं इसको लॉजिकल मानूं? मुझे लॉजिकल मानने के लिए कुरान की कोई एक बात तो बताओ। 99% कुरान इज नॉनसेंस, नॉनसेंस। मुझे बताएं लॉजिक की, अगर आप बात करने आए हैं मुझे इस्लाम में कोई एक ऐसा लॉजिक बताएं जिसको मैं डिनाई ना कर पाऊं। बताएं मुझे कोई एक लॉजिक। आप मेरी बात सुनने के लिए आए हो या फिर सिर्फ आपको सुनाने के लिए आए? देखिए मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि लॉजिक के नाम पे मैं आपकी घिसी पिटी दलीलें सुनूं दावे सुनूं जिनकी दलील मौजूद नहीं है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और ये मेरा वक्त जाया करने वाला है। अगर आप कुरान को अल्लाह की किताब, इस्लाम को अल्लाह का दीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मानते हैं तो मुझे उसमें से लॉजिक दिखाएं, ना कि अपनी बातों से लॉजिक दिखाएं, क्योंकि मैं आपसे इंप्रेस होने वाला नहीं। आप ना तो नबी हैं, आप ना तो अंबिया हैं, ना प्रॉफिट हैं, ना मैसेंजर हैं, ना खुदा हैं, ना जिब्रील हैं, ना आदम हैं। तो आपकी किसी दलील से मैं मुतमईन नहीं होने वाला जब तक कि वो दलील इस्लाम से साबित ना हो। तो आपके नबी की दलील से इंप्रेस नहीं हो, मुझसे क्या हो गया? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो कभी दावा नहीं किया कि मैं जिंदा में नबी या जिब्राइल। मेरी बात सुन लो। दावा किया कि अल्लाह की मॉरलिटी ऑब्जेक्टिव है, इससे बड़ा दावा आप क्या करेंगे? जबकि वो खुद चेंज होती है, कुरान के अंदर चेंज होती है। कुरान कहता है कि तुम में से अगर 100 लोग पुख्ता ईमान वाले होंगे तो 1000 काफिरों पर गालिब आएंगे। फिर अगली ही आयत में कहता है कि अब अल्लाह ने तुम्हारी कमजोरी को जान लिया है, तुम में से 100 अगर होंगे तो 200 पर गालिब आएंगे। कुरान चेंज होता है, एक आयत के बाद ही चेंज हो जाता है। कुरान 5:51 में कहता है कि ए लोगों, यहूदी और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। 82 में जाकर के कहता है 5:82 में कि यहूदी और मुशरिक तुम्हारे खुले दुश्मन है जबकि क्रिश्चियन तुम्हारी दोस्ती के करीब है। कुरान चेंज हो जाता है। आप क्या बात करते हैं कुरान चेंज नहीं होता? भाई अब सुनना सीख लो थोड़ा सा, तो उसके बाद बात होगी। और कोई भैया इस पर त्योहार पे पेमेंट कर दे देखने वाले, इन्हें तो जरूरत ना, इनका तो बड़ा चैनल है, बाकी इनका चैनल ऐसे नहीं चलने वाला। थैंक यू फॉर टाइम, हैव अ नाइस डे। चलिए, आपका यहां से इस तरीके से राह फरार अख्तियार करना इस बात का सबूत है कि आपका जो इल्म है वो दूसरों के इल्म के ऊपर डिपेंड करता है। जो जलेबी था उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा, क्योंकि वो लाख कोशिश किया बट क्या वही कि तोड़ नहीं पाया, है ना। मतलब आपके मतलब वो अपने हिसाब से जलेबी बनाए जा रहा। और ये जो मोमिन हमारे साथ जुड़े, नाम भी मोमिन नहीं था उसका। स्टार्टिंग में ही उन्होंने एक गेम डाला, ठीक है, और बात किसी से कंप्लीट ही नहीं की। अभी पूरा का पूरा जो है ये लगभग 2 घंटा, मतलब 1 घंटा प्लस तो उनको दिए हम लोग, ठीक है। और थोड़ा टाइम वो बात किया दिनी भाई से, थोड़ा टाइम बात किया, मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम बात किया समीर भाई से, ठीक है। और पता नहीं क्या समझ आया नहीं आया, अभी तक उसको पता नहीं है। और उसके एक मतलब इस तरीके का मोमिन के वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि वाह क्या इतना उलझा हुआ, इतना मतलब जलेबी टाइप का जो ये चीजों को रखता है सामने आकर के, तो हमारे मोमिन को लगता है कि वाकई में इतना खूबसूरत है इस्लाम, जो इस तरीके से इतना हार्ड है, इसको समझा पाना, लोगों को बता पाना इतना मुश्किल है ना। इजी था उसका जो सवाल था समीर भाई स्टार्टिंग में। मैं अपने साइड से अगर देना चाहूं,
आप वो उसको क्या बोलते हैं फिलोसफी और मोरालिटी और क्या-क्या किधर-किधर लेके गए। मेरा तो कुछ उधर जाना ही नहीं था। वो स्टार्टिंग किया पता है क्या? कि आपका चेतना से और फलाना-ढिमकाना। मैं बोली भाई सीधा टॉपिक पे आते हैं। मुझे उर्दू से बात कर या फिर हिंदी में बात कर, है ना? उम, हाँ, वो तो वही बात है कि वो जो आया हमारे सामने तो मैं उनसे बात बस यही कहना चाह रही थी। वो कहना चाह रहा था आप किस तरीके से सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं। बहुत ईज़ी था, लेकिन अच्छा वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझाए।